साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। ये हमारा सेकंड पार्ट है हिरेन जोशी के ऊपर। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से हिरेन जोशी ने नरेंद्र मोदी के साथ में अपनी नज़दीकियां बढ़ाई, किस प्रकार से यानी कि एक तरह से उनको जो है वो एक तरह से सोशल मीडिया हैंडलर के रूप में उनको 2008 में नियुक्ति दी गई और फिर 2008 के बाद में यानी 2010 से लेकर 2014 तक गुजरात में जब तक मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी रहे तब तक जो है वो उनके सोशल मीडिया से रिलेटेड यानी कि एक तरह से जो है सारी चीज़ों को वही संभालने का काम करते थे। और 2014 के बाद में जैसे ही प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी है वो शपथ लेते हैं, गुजरात से हिरेन जोशी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चले जाते हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है पीएमओ में जो है वो नरेंद्र मोदी के ओएसडी के रूप में काम करते हैं। और एक बात और साथियों, डेली हिरेन जोशी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे आधे घंटे की बात क्यों ना हो, वो प्रतिदिन यानी कि एक तरह से बात करते थे, वही टारगेट सेट करते थे कि कौन सी न्यूज़ है वो मीडिया में जाएगी, कौन सी न्यूज़ मीडिया में नहीं जाएगी। इसके साथ साथ में जो गोदी मीडिया को एक तरह से जो है टारगेट करने का, गोदी मीडिया को हैंडल करने का, गोदी मीडिया को आवश्यक दिशा निर्देश देने का जो काम है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हिरेन जोशी ही किया करते थे। और हिरेन जोशी के नाम से ये जितने बड़े बड़े यानी कि एक तरह से जो गोदी मीडिया चैनल हैं वो उनके नाम से हिलते थे। ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से यानी कि एक तरह से जो है वो इस हिरेन जोशी को हटाया गया। मैंने पिछले यानी कि एक तरह से वीडियो में आपसे चर्चा करते हुए बताया था कि हिरेन जोशी किस प्रकार से यानी कि एक तरह से उसका जो नाम है वो बैटिंग ऐप अर्थात जो गेमिंग ऐप और सट्टेबाजी से संबंधित जुड़े हुए ऐप हैं उनका जुड़ा है, और किस प्रकार से यानी कि एक तरह से उन्होंने जो है इनको जो है प्रभावित है वो किया है। तो वहाँ पर बैठे बैठे क्या उन्होंने कोई अकूत धन संपदा जोड़ी है, क्या उन्होंने यानी कि एक तरह से जो है विदेशों में बहुत बड़ा जो धन है वो इकट्ठा किया है, क्या इस बारे में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कोई किसी प्रकार की यानी कि एक तरह से निष्पक्ष जांच है वो करेंगे। ये बहुत बड़े सवाल हैं और इन सवालों का जो जवाब है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़रूर है वो देना चाहिए। तो साथियों इसी के ऊपर जो है आज की एक जो छोटी सी जो चर्चा है वो हम करेंगे। अर्थात पिछले दशक में भारतीय राजनीति में संचार का स्वरूप है वो अभूतपूर्व रूप से बदला है। ये न केवल भारत में बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर यानी कि एक तरह से बदला है। प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर डिजिटल रणनीति, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और नैरेटिव निर्माण के केंद्र में जिस व्यक्ति को माना गया वह नाम हिरेन जोशी है। मैंने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री के लिए जो पहली जो टैगलाइन तैयार करने का जो काम है वो हिरेन जोशी किया करता था। अर्थात जिस राज्य में जाते उस राज्य की संस्कृति और कल्चर के हिसाब से यानी वो क्या टैगलाइन हो सकती है वो टैगलाइन है वो तैयार करने का काम है हिरेन जोशी किया करता था। यदि विदेशों में अगर जा रहे हैं तो विदेशों में भी यानी कि एक तरह से उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की लैंग्वेज में वो टैगलाइन तैयार करने का काम है वो हिरेन जोशी है वो किया करते थे। इस दृष्टि से यदि सार्वजनिक रूप से अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन संचार रणनीति का वास्तविक आर्किटेक्ट और सुपरवाइजर हिरेन जोशी ही था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और उनकी भूमिका को लेकर लगातार यानी कि एक तरह से जो है वो सवाल उठते रहे हैं। और जो सवाल उठे हैं वो क्या है कि क्या लोकतांत्रिक विमर्श को हिरेन जोशी ने कमज़ोर किया, क्या विपक्षी आवाज़ों को व्यवस्थित रूप से हिरेन जोशी ने दबाया, क्या मीडिया को मैनेज और प्रेशराइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका है वो हिरेन जोशी ने निभाई, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक राजनीतिक हथियार के रूप में भी हिरेन जोशी ने तब्दील किया, और क्या बड़े पैमाने पर व्हाट्सएप और डिजिटल प्रोपेगेंडा में मशीनरी को मजबूत करने का काम भी क्या हिरेन जोशी ने किया। ये अपने आप में यानी कि एक तरह से जो है ये महत्वपूर्ण सवाल है। अर्थात ये सवाल इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज के 4-5 साल पहले या 6-7 साल पहले जब गोदी मीडिया को जब मैनेज कर लिया गया, लेकिन बड़े बड़े पत्रकार जैसे अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी
और उसके बाद में जैसे रविश कुमार और भी बहुत सारे ऐसे यानी कि एक तरह जो है स्वतंत्र जब पत्रकार हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता करनी शुरू कर दी, तो इनकी जो रीचिंग है, वो पहुंच है, किसी के 50 लाख, किसी की जो है 1 करोड़, किसी के 1.25 करोड़, या किसी की और भी कम है, वो हो सकती है 10 लाख 20 लाख। तब ऐसी स्थिति में हिरेन जोशी ही वो व्यक्ति थे जिसने यानी कि एक तरह से व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से उस समय 20 करोड़ से ज़्यादा जो रीचिंग और जो पहुंच है वो बनाने का काम इसके द्वारा किया गया। इस प्रकार का यानी कि एक तरह से जो है प्रोपेगेंडा का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो दायरा है वो बनाने का काम है, वो इनके द्वारा किया गया। अर्थात एक बयान के रूप में ये बात है वो सामने आई है कि हमारी पहुंच व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ग्रुपों के माध्यम से 20 करोड़ लोगों तक है। वो उस समय की बात है। आज तो ये कहा जाता है कि इनकी जो पहुंच है वो 55 करोड़ लोगों तक है। बीजेपी की जो पहुंच है वो 55 करोड़ लोगों तक है। अब ये सच्चाई है या अपने आप में यानी कि एक तरह से जो है ये प्रोपेगेंडा है, ये अलग बात है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी के पास में तकरीबन 55 लाख के लगभग जो व्हाट्सएप के जो ग्रुप हैं, जिनके माध्यम से ये टॉप से लेकर और बॉटम तक केवल 8 मिनट में किसी भी सूचना को पहुंचा सकने की एक तरह से क्षमता है, वो रखते हैं। तो इतनी यानी कि एक तरह से अगर इस प्रकार का एक जो नैरेटिव सेट करने का जो काम किया, उसमें हिरेन जोशी का जो नाम है वो आता है। यह आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं था, यह संकेत था कि डिजिटल राजनीति किस हद तक संगठित, नियंत्रित और केंद्रीकृत हो चुकी है। इस पहुंच के मायने क्या है? भारत के 18 से 65 आयु वर्ग के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुनावी नैरेटिव को एक तरफा दिशा देना, तथ्य विकृति की व्यापक क्षमता, माइक्रो टारगेटिंग के माध्यम से मतदाता व्यवहार प्रभावित करने का उपकरण और जनता के विचार विमर्श को ऑर्गेनिक से मैनेज्ड मोड में शिफ्ट करना, ये इसी के माध्यम से यानी कि एक तरह से संभव है, वो हो पाया है। इस दृष्टि से लोकतंत्र में संवाद है वो खुला, स्वतंत्र और विविधतापूर्ण होना चाहिए, लेकिन इसको रोकने का काम भी इसने हिरेन जोशी ने है वो मोदी के माध्यम से वो किया है। जब सूचना एक केंद्रीकृत राजनीतिक इकाई द्वारा नियंत्रित होती है तो जनता सूचना उपनिवेश की स्थिति में पहुंच जाती है। और हिरेन जोशी पर यही सबसे बड़ा आरोप है, जनमत निर्माण नहीं बल्कि जनमत नियंत्रण के रूप में इसने यानी कि एक तरह से अपनी भूमिका है वो निभाई है। अभी हिरेन जोशी की भूमिका के पीछे यानी कि एक तरह से जो है मंच के पीछे का अदृश्य आर्किटेक्ट है वो क्या था? अमित मालवीय भले ही बीजेपी आईटी सेल का मुख्य चेहरा थे, लेकिन कई वरिष्ठ पत्रकारों और मीडिया हाउसों ने वर्षों तक संकेत दिया था कि वास्तविक पावर सेंटर हिरेन जोशी है। किस नैरेटिव को टॉप ट्रेंड बनाना है और किस विरोधी नेता को डिस्क्रेडिट करना है, कौन सी स्टोरी को एम्प्लीफाई करना है, किस मीडिया हाउस को लाइन बतानी है, कौन सा पत्रकार अनुकूल और अनुकूल है अर्थात प्रतिकूल है, किस यूट्यूब चैनल और पोर्टल्स को बढ़ाना है और किसको यानी कि एक तरह से घटाना है, कौन से फेसबुक के यानी कि एक तरह से जो ग्रुप्स हैं या उनके जो फेसबुक से रिलेटेड यानी कि एक तरह से जो है वो लोग हैं उनको किसको यानी कि एक तरह से टारगेट करना है, किसकी रीचिंग घटानी है, आरोपी नेताओं को विक्टिम और विपक्ष का खतरा कैसे दिखाना है, ये जो सारा जो काम है वो हिरेन जोशी के द्वारा ही है वो किया जाता था। और साथियों मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जब यानी कि एक तरह से ये सोशल मीडिया आया था उस समय फेसबुक के ऊपर हमारी सबसे ज़्यादा रीचिंग हुआ करती थी। यानी मैं राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जब मैं कोई स्पीच देता था या मेरा कोई यानी कि एक तरह से जो स्पीच जब लाइव जाता था तो लाखों उसमें व्यू आया करते थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि आज उसमें यानी कि एक तरह से 100 या 1000 व्यू आने में भी यानी कि एक तरह से बहुत जोर है वो हमें आता है। तो कहीं ना कहीं पर हिरेन जोशी जैसे लोगों के माध्यम से जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है वो सोशल मीडिया को कंट्रोल किया गया, उनकी रीचिंग को घटाया गया। हमारे जैसे जो लोग हैं वो जागरूकता पैदा करने का काम करते थे, सरकार की खुलकर आलोचना करते थे, उनको रोकने का काम है वो इसी प्रकार से किया गया। क्या ये अपने आप में यानी कि एक तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं थी इस रूप में? क्या हिरेन जोशी को लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में यानी कि एक तरह से जो है वो देखा जा सकता है?
ये वाक्य कड़ा है, लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषण और मीडिया संस्थानों और नागरिक समूहों ने आरोप लगाया कि जोशी की रणनीति ने लोकतांत्रिक संस्थाओं में अविश्वास और असंतुलन पैदा किया और विपक्ष के जो खिलाफ है इन्होंने यानी कि एक तरह से दुष्प्रचार तंत्र है वो शुरू किया। विपक्षी नेताओं को टारगेटेड जो मिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से उनको बदनाम करना, झूठे या आधे सच वाले नैरेटिव को फैलाना। जैसे आपको पता होगा कि राहुल गांधी के ऊपर एक जो है इसी प्रकार का एक झूठा जो है वो नैरेटिव फैलाया गया था, और वो नैरेटिव क्या था कि एक तरफ आलू डालो दूसरी तरफ सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो उस साइड से सोना निकालो, ये हो गया आपका आधा सच। अब देखिए पूरा सच। इस साइड से आलू डालो उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। एक्चुअल में ये जो बयान है वो बयान था नरेंद्र मोदी का। इसको कोट करते हुए राहुल गांधी कह रहे थे, लेकिन उसके एक छोटे से क्लिप को किस प्रकार से यानी कि एक तरह से राहुल गांधी का जो है प्रचारित और प्रसारित करते हुए उसको पप्पू साबित करने का प्रयास है वो सोशल मीडिया के द्वारा किया गया। ये आप सबको अपने आप में याद होगा इस चीज़ को, यानी कि एक तरह से जो है किस प्रकार ये यानी कि एक तरह से जो है नैरेटिव सेट करने का जो काम है वो हिरेन जोशी जैसे व्यक्तियों के माध्यम से ही शायद हुआ होगा, ऐसी संभावना जताई जाती है। इसी प्रकार से स्वतंत्र मीडिया पर दबाव, अर्थात संपादकों को फ़ोन कर लाइन तय कराई जाती थी, असुविधाजनक रिपोर्टें रुकवाई जाती थी, सवाल पूछने वाले पत्रकार एंटी नेशनल घोषित किए जाते थे। इसी प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप को एक तरह से वेपन के रूप में जो है वो यूज किया गया। भारत में व्हाट्सएप आज सबसे बड़ा राजनीतिक मंच है। आरोप यह है कि हजारों स्वचालित ग्रुप और लाखों फॉरवर्डेड जो नेटवर्क्स और स्क्रिप्टेड जो प्रोपेगेंडा के माध्यम से जनमत पर जो कब्जा है वो किया गया और चुनावी नैरेटिव पर पूर्ण नियंत्रण है वो स्थापित किया गया। अर्थात निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है स्वतंत्र मीडिया, विविध विचार और तथ्य आधारित चर्चा। लेकिन जब चुनाव से ठीक पहले एकल नैरेटिव मशीन सक्रिय होती है तो लोकतंत्र का संतुलन टूट जाता है और पिछले 10-11 सालों में यही अपने आप में देखने को मिला है। तो ये शक्ति कहाँ से आई? प्रधानमंत्री कार्यालय की छाया से। हिरेन जोशी सीधे पीएम के डिजिटल कम्युनिकेशन से जुड़े रहे। उनके पास शीर्ष स्तर की पहुंच, बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल मीडिया और टेक्निकल संसाधन थे और ये सब उनके पास में उपलब्ध थे। यह केवल आईटी सेल नहीं था बल्कि एक संगठित संस्थागत राजनीतिक तकनीकी ढांचा था। इसलिए इसका जो लोकतंत्र के ऊपर जो गहरा और दीर्घकालिक यानी कि एक तरह से जो है नकारात्मक जो है प्रभाव वो पड़ा है। अर्थात जनता की सोच पर इससे नियंत्रण हुआ, नागरिकों को वास्तविक मुद्दों से भटकाकर भावनात्मक विभाजन, धार्मिक ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद का इस्तेमाल की जो रणनीति है वो की गई और फेक न्यूज़ का जो है संस्थागतकरण है वो किया गया। जब फेक न्यूज़ का स्रोत राजनीतिक सत्ता के बहुत करीब हो तब उसका खंडन अप्रभावी हो जाता है और चुनावी स्वतंत्रता पर भी इसका असर हुआ। अर्थात मतदाता की स्वतंत्र सोच प्रभावित होना लोकतंत्र की जड़ है वो काटता है। तो ऐसी स्थिति में हिरेन भूमिका एक डिजिटल सत्ता तंत्र का निर्माण जो है वो करने में सफल रहा और हिरेन जोशी सिर्फ एक अधिकारी नहीं थे, वे डिजिटल सत्ता, प्रचार, मीडिया नियंत्रण और राजनीतिक नैरेटिव के मुख्य रणनीतिकार थे। लोकतंत्र में सूचना का प्रवाह स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन जब सूचना मशीनरी एक व्यक्ति गुट के नियंत्रण में आ जाए तो लोकतंत्र की रीढ़ जनमत कठपुतली बन जाती है। जोशी ने डिजिटल ढंग से लोकतंत्र की हत्या में एक निर्णायक भूमिका निभाई, ऐसा जो है वो कई लोगों के द्वारा कहा गया। अगर ऐसा ही है तो निश्चित रूप से ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक बात है और भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय और शर्मनाक स्थिति भी है। साथियों, आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करते हुए हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ यदि आप मेरी बातों से सहमत है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, अब तक हमसे जुड़े रहने के लिए।